ये MCQs हम कर रहे हैं, आप इस पे टिक ना करें, सिर्फ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो लिखें भी, या तो कॉपी में लिख लो या असाइनमेंट के ऊपर ही लिख लो। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ आंसर लिखते जाओ, ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है साथ, ठीक है। तो 2019 में क्वेश्चन आया है पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस और मैग्नीट्यूड्स 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी। दो फोर्सेस हैं 15 न्यूटन की और 10 न्यूटन की और 5 न्यूटन, उनका मैग्नीट्यूड ये नहीं हो सकता, कैन नॉट बी। 4 ऑप्शन है मैं दिए में, पहले ये देख लें क्या हो सकता है। फोर्स जब मैंने आपको समझाई थी, मैंने देखा अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डायरेक्शन सेम होने का मतलब एंगल 0, तो 5 + 10 कितना हो गया 15। और डायरेक्शन अपोजिट होगी तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे 5 न्यूटन। तो ये हमारा कम से कम आंसर है, ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर एंगल 0 से बड़ा होगा और 180 से कम होगा, तो जैसे जैसे आप इस फोर्स को घुमाते जाएंगे ये आंसर क्या होगा, 15 से कम होता जाएगा। ये डिटेल में हमने समझा था फैक्टर एडिशन में। तो हमारा आंसर इसके दरमियान होगा, 5 और 15 के कुछ भी हो सकता है। तो जो इसके दरमियान है वो इसका आंसर है, जो इसके दरमियान नहीं है वो इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है जो दरमियान नहीं है, 4 न्यूटन, पहला ही ऑप्शन है 4। तो ये 4 न्यूटन क्यों है ये मैंने समझा दिया। हो सकता है एग्जाम में वो कह दो कौन सा है, 5 से 15 न्यूटन के दरमियान एक दे दे और 3 ऐसी दे दे जो दरमियान में ना हो। समझ रहे हो, ये है सबके पास, होना चाहिए। आगे कह रहे हैं द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो ये देखिए ये ए इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन है ना, डेल्टा टी जब बहुत छोटा हो जाए तो वेलोसिटी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस। वही ये लिखा हुआ भी है ना, पढ़ा था ना किसी ज़माने में, यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। पढ़ा था, पढ़ा था, जवाब नहीं आ रहा। पढ़ा था। अगला कहता है इफ F be the limiting friction and R is the normal reaction, coefficient of static friction। F limiting friction है और R normal reaction है, तो limiting friction म्यू, अभी पढ़ा था ना म्यू क्या था, म्यू का फॉर्मूला क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F है, F इज इक्वल टू म्यू आर। तो म्यू क्या हुआ, सही है ना, F इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू क्या हुआ, F अपॉन आर ना भाई, यही तो पूछ रहा है वो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F अपॉन आर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू अपॉन आर। ठीक है, चलें 2018। An object is falling through a viscous fluid with terminal velocity। एक ऑब्जेक्ट विस्कस फ्लूइड में गिर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी से। यहाँ बहुत खूबसूरत सी डायग्राम मैंने बनाई थी टर्मिनल वेलोसिटी आपको समझाने के लिए, याद है? तो टर्मिनल वेलोसिटी है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, गिर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी से तो वो वेलोसिटी क्या है, इज डिक्रीजिंग। डिक्रीज का क्या मतलब है, कम हो रही है। इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, बिकम जीरो, जीरो हो जाती है। रिमेन्स, यही टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन थी। वेरी गुड। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है वो वेलोसिटी जिसके बाद बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, उससे पहले एक्सेलरेशन होता है, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर हो जाती है, उस वेलोसिटी को कहते थे कांस्टेंट वेलोसिटी, और वही टर्मिनल वेलोसिटी थी। टू 2017 में आ जाएं। स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू,
स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है, यानी स्टोक्स लॉ लग सकता है। कहाँ लग सकता है? नंबर 1, बॉडीज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। रेस्ट का क्या मतलब होता है? आराम करना, रुका होना। वो बॉडीज जो लिक्विड की सतह पे आराम कर रही होती हैं, रुकी भी होती हैं, क्या विस्कस स्टोक्स लॉ उनके लिए था? हाँ या ना? नो, क्योंकि स्टोक्स लॉ तो क्या था? मूविंग बॉडीज के लिए था। बॉडी क्या करती थी? सेकंड कहता है मूविंग बॉडीज थ्रू विस्कस मीडियम। बॉडीज मूव कर रही हो विस्कस मीडियम में। क्या सही है? ये यही सही है। तो बाकी में देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर देख लें मूविंग बॉडीज थ्रू नॉन विस्कस मीडियम, गलत बात है। मूविंग बॉडीज थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब है जहाँ फ्लूइड हो ही ना, ये भी क्या है? गलत है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है विस्कस मीडियम वाला, मैं पूरा नहीं लिख रहा, विस्कस मीडियम वाला, ठीक है। बॉडी इज मूविंग थ्रू विस्कस, इसको आप भले सिर्फ टिक कर लें, इसमें एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, लेकिन ये जो मैं एक्सप्लेन कराऊंगा ये आपने पूरा लिखना है फिर, ठीक है। भले इसी में लिख लो, असाइनमेंट में लिख लो। आगे कहता है बस ऑफ वेट 30,000 न्यूटन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? वेलोसिटी, वेलोसिटी एक जैसी है, वेलोसिटी चेंज। तो भाई एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब है वेलोसिटी चेंज। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो यार ये जीरो होगा ना यार। कितनी मेहनत से मैंने समझाया था, एक दफा का जिक्र है। आप लोगों ने मुझे दिली सदमा दिया है। ए बराबर है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। यूनिफॉर्म का मतलब है जो इनिशियल है वही फाइनल है। इनिशियल 10 है, फाइनल भी 10 माइनस 10 क्या हो गया? 0। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा ना। डेफिनेशन ये कह रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज होगी वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होगा ना। तो 2016 velocity of a body is decreasing, again वही क्वेश्चन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? मैंने वैसे समझा दिया, पढ़ा भी था हमने। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो डीसेलेरेशन होता है। डीसेलेरेशन क्या था? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? मोशन के अपोजिट या वेलोसिटी के अपोजिट। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी के अपोजिट होगा, वेलोसिटी के अपोजिट। तो सेकंड ऑप्शन जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अपोजिट टू वेलोसिटी। अच्छा अगला सवाल इसी में, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, मैं तो अभी पढ़ा था भाई, इसका तो जवाब दे दो वरना मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज। पहला है ग्रेटर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ी होगी। सेकंड है इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगी। थर्ड है लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी। फोर्थ है 0 होगी। और भाई जब बॉडी मूव करने लगती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना यार। मैंने समझाया नहीं था, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्टैटिक जब होती है, जब काइनेटिक होती है तो एक बॉडी दूसरे से आके टकरा के गुजर रही है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या थी भाई? कम थी यार। मैंने डिटेल में समझाया था, खुदा को मानो पिछले 2-3 लेक्चर वाला पुराना काम तो याद रख लो, 2-3 महीनों वाला नहीं। अच्छा चलो देखना इसको।
2015 द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ये मैंने आपको समझा था, रेट का क्या मतलब है, टाइम नीचे, चेंज ऑफ मोमेंटम ऊपर, ये किसके बराबर है, डिराइव किया था हमने, 4 नंबर का न्यूमेरिकल था, डेरिवेशन थी है। टॉर्क तो अभी तक पढ़ा ही नहीं हमने, फोर्स के इक्वल था भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, फोर्स। 2014 में कोई नहीं है, 13 में देखें, if the average and instantaneous velocities are same the body will move with, जो एवरेज है वही इंस्टेंटेनियस है, यूनिफॉर्म होगी, वेरी गुड, डेफिनेशन है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन है, उधर समझाई थी मैंने दार अरकम स्कूल में, हैं डायग्राम बना के, वैल्यू बना के, याद है, इसको याद है, चलो एक को तो याद है यार ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो भाई ये जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, एमसीक्यूज तभी होंगे, और ये जो आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले होते हैं वो इस तरह के सवाल होते हैं, ये इस बेस पे दाखिला होगा यार, एक ही बात है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे। चले भाई 2013 इसमें क्या कह रहा है, if the average and instantaneous velocity are, अच्छा ये तो कर लिया था हमने, दूसरा है a body falls freely the distance covered by it in 2 seconds, ये वही फ्री फॉल मोशन के न्यूमेरिकल किए थे, बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, इसका मतलब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो हमने कहा हमेशा इस तरह के न्यूमेरिकल्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, एक्सेलरेशन क्या होगा, g या 9.8। अब वो कह रहे हैं टाइम 2 सेकेंड में बताएं उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो वी आई है, ए है, टी है, ऐसा निकालना है, सेकंड इक्वेशन लगा दी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी, वी आई 0 है तो ये चीज़ क्या हो गई 0, हाफ अपनी जगह पे, ए कितना होगा 9.8, टी स्क्वायर अपनी जगह पे, तो 2 से 9.8 जब कैंसिल होगा क्या बच जाएगा 4.9, तो ये समझिए आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, एस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। जब भी आपको टाइम दिया गया हो और बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दें। ज़ाहिर है एमसीक्यू में इतना टाइम तो नहीं होगा पूरा सॉल्व करें, वैसे तो मैंने करके बता दिया ना सॉल्व का, न्यूमेरिकल तो आप पूरा करोगे ना यार, न्यूमेरिकल में तो डायरेक्ट नहीं करोगे, एमसीक्यू में डायरेक्ट करोगे, सही है। एमसीक्यू में अगर बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होगा 4.9 टी स्क्वायर, कैसे मैंने बता दिया ना, तो टी की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, आंसर क्या गया 19.6 मीटर, ठीक है। अच्छा आगे कहता है फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, तो एफ इज इक्वल्स टू एम में, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम की जगह कैपिटल एम, मीटर की जगह कैपिटल एल, सेकेंड की जगह कैपिटल टी, और टी को ऊपर ले जाएं, इसका स्क्वायर है सेकेंड का स्क्वायर, तो टी का भी स्क्वायर है, एम एल टी माइनस 2, ठीक है, ये दिया हुआ थर्ड ऑप्शन। आगे कहता है 2012 में, ये बुक की प्रॉब्लम नंबर 5 है अगर याद हो, अ हेलीकॉप्टर वेइंग 3920 न्यूटन इज मूविंग अप, एक हेलीकॉप्टर है जिसका वजन इतना है वो ऊपर जा रहा है, विद अ कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकेंड की, फोर्स ऑफ हेलीकॉप्टर इज, फोर्स ऑफ हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर की फोर्स है वो क्या है, स्पीड कांस्टेंट है 4 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट कब होगी, जब हेलीकॉप्टर की फोर्स क्या होगी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या था, और बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और
continue to move with uniform velocity unless acted upon by an unbalanced force. Unbalanced force किसको कहते थे? जो जीरो ना हो, जो नेट फोर्स हो. जब नेट फोर्स जीरो होगी तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा. एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए क्या है कि नेट फोर्स जीरो है. जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, अभी हमने पढ़ा, एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है ना. जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है टोटल फोर्स भी जीरो होनी चाहिए. टोटल फोर्स क्या होनी चाहिए? बैलेंस. टोटल फोर्स जीरो कब होगी? जब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के कैंसिल कर दे. तो कब कैंसिल करेगी? जब दोनों की वैल्यू सेम हो. तो जो एफ एच है वो वही होगा जो डब्ल्यू है. जब भी तो इसमें से ये माइनस होके जीरो आएगा. सही है. तो एफ एच वही. एफ जीरो का क्या मतलब है कि एफ एच को डब्ल्यू को क्या होना चाहिए? बराबर. तो एफ एच को डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए. एफ एच को क्या होना चाहिए? 3920 न्यूटन. ठीक है. चले भाई आगे क्या कहता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स ड्यू टू विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो इज कॉल्ड. फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने फ्लो को रेजिस्ट करते हैं. विस्कोसिटी की डेफिनेशन है ना यार. सही है ना. जोर से बोला करो ना यार. कहाँ चली गई है? मैंने लिखा नहीं है. अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया 1 डैश क्या था? 1-6 विस्कोसिटी. ठीक है भाई. (2011) acceleration of a body moving down a frictionless plane inclined at 30 degree. ये तो कल ही किया था. फ्रिक्शनलेस प्लेन है, एंगल 30 डिग्री है. ए क्या होगा? जी साइन थीटा. जी 9.8 साइन 30. साइन 30 0.5 होता है. आंसर क्या हो गया था? 4.9. आएगा 1 किलोग्राम बॉल्स 1 किलोग्राम स्टोन फॉलिंग फ्रीली. अगेन फॉलिंग फ्रीली VI0 A 9.8 फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर. अब हाइट 10 मीटर है. स्ट्राइक ग्राउंड विद वेलोसिटी. वो जमीन से टकराएगा किस वेलोसिटी से? तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है. फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है. इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस और ए पता है तो चौथी इक्वेशन लगा दी. VF स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS. VI0 है, AG है, ये 9.8 है. तो अब देखिए इस केस में फॉर्मूला ये बन जाएगा VF स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH. अगर बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है और VF निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा. वैल्यू पुट कर दो. ये 196 हो जाएगा. स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लोगे. 196 का अंडर रूट आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड. 2010 में क्या कह रहा है? 2010 में क्या कह रहा है भाई? स्टोक्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर. हाँ पहले भी ये सवाल आ चुका है. स्टोक्स लॉ कहाँ होल्ड करता है? विस्कस मीडियम में ना. मोशन थ्रू विस्कस मीडियम. तो विस्कस मीडियम कहाँ दिया हुआ? 4th ऑप्शन में. लेकिन बाकी वाले क्यों गलत हैं ये देख लो जरा. बाकी वाले गलत हैं क्यों? पहले में कहता है द बॉडीज ऑफ ऑल शेप्स. विस्कस लॉ तमाम शेप पे लगता है. नहीं, किस पे लगता है? स्फेयर्स पे. किस पे लगता है? सिर्फ स्फेयर. स्क्वायर नहीं, स्फेयर. दूसरे में मोशन थ्रू नॉन विस्कस मीडियम. नॉन विस्कस मीडियम नहीं होना चाहिए. मोशन थ्रू वैक्यूम वो भी नहीं होना चाहिए. अब देखिए अगला सवाल. हाउ मेनी मीटर्स विल अ 20 किलोग्राम बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल फ्रीली इन 1 सेकेंड. 20 किलोग्राम की बॉल फ्री फॉल कर रही है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो अगेन मास हमें नहीं चाहिए होता डिस्टेंस के फॉर्मूला में.
यही वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया। डिस्टेंस निकालना है कितने का, 1 सेकेंड का, तो टाइम किया क्या गया 1 सेकेंड, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4.9, 4.9। वहाँ 2 सेकेंड था या 1 सेकेंड है बस, तो देखिए 1 सेकेंड में 4.9 मीटर डिस्टेंस, 2 सेकेंड में 19.6 मीटर, पूरा हो गया।